नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डीबीपी वेव्स एंड साउंड का। क्वेश्चन नंबर 1 में a tuning fork vibrate with a frequency 256 hertz and gives 1 beat per second with a third normal mode of vibration of an open pipe, then what is the length of the pipe? तो देखो पाइप का जो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो देखो जब ओपन पाइप है तो इसमें इधर भी एंटी नोड होगा, इधर भी एंटी नोड होगा, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस एल है फंडामेंटल मॉड में ये लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और थर्ड मॉड के लिए ये ऐसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका ये 3 टाइम्स बनेगा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे 3 इंटू 1/2L इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 के साथ जो इसका डिफरेंस है वो 1 बीट्स पर सेकेंड है। अब इसमें क्या है ना, दो ऑप्शन हो गए, मतलब ये जो वैल्यू है ये 256 प्लस माइनस 1 है, मतलब दिस इज इक्वल टू 256 प्लस माइनस 1। अब उसने ये नहीं पता करने के लिए दिया कि +1 है या -1 है। चलो लेंथ हमको निकालनी है, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज 340 अपॉन 2 टाइम्स, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 256 प्लस माइनस 1। तो देखो इसको हम निकाल देते हैं, +1 में भी -1 में भी, तो 3 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 510। तो 510 डिवाइडेड बाई 255 अगर हम करते हैं तो ये आता है 2 मीटर, ठीक है। और अगर हम 510 डिवाइडेड बाई 257 करेंगे तो ये 198 आता है, 1.98। तो ठीक है, सी ऑप्शन फिर इसमें अप्रोक्सीमेटली करेक्ट हो जाएगा। क्लोजेस्ट आंसर भी देख सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी केस ले लोगे, क्लोजेस्ट आंसर उस केस में 200 सेंटीमीटर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड by the superposition of two transfers traveling in opposite direction. The transverse displacement is given by, what is the speed of transverse traveling wave in positive x direction? तो देखो दोनों का स्पीड तो वैसे भी सेम होगा, इस इक्वेशन से अगर हम ओमेगा निकालें तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 200 पाई, और इस इक्वेशन से अगर के का वैल्यू निकालें के एक्स, तो के एक्स हो जाएगा 5 पाई बाई 4। तो वेलोसिटी ऑफ वेव सीधे सीधे हम लोग ओमेगा अपॉन के बोल देंगे। तो ओमेगा 200 पाई अपॉन के मतलब 5 पाई बाई 4, तो ये 160 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Two wires W1 and W2 have same radius R and respective densities ρ1 and ρ2 such that ρ2 is equal to 4 times ρ1. They are joined together at the point O as shown. The combination is used as a sonometer wire kept under tension T. The point O is midway between the two bridges. ठीक है, यानी लेंथ दोनों पोर्शन का सेम है। When a stationary wave is set up in the composite wire, the joint is formed to be a node. Then the ratio of number of antinodes formed in W1 and W2, ठीक है, नंबर ऑफ एंटीनोड्स। तो इसको देखो ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज इसमें m लूप्स बन रहे हैं, और इसमें n लूप्स बन रहे हैं, और लेंथ दोनों का सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे m टाइम्स लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू l, और n टाइम्स लैम्डा 2/2 इज इक्वल टू l। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से m अपॉन n की वैल्यू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आएगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा के हिसाब से ये v2 अपॉन v1 आएगा। अब वेलोसिटी कैसे लिखेंगे स्ट्रिंग में, तो वेलोसिटी स्ट्रिंग में होती है √T/μ। तो t दोनों के लिए सेम है, और म्यू की जगह हम लोग लिखेंगे ρ2 इंटू A2, देखो ध्यान से, अपॉन t अपॉन ρ1 इंटू A1। तो ये देखो क्या बनेगा, ये आएगा अंडर रूट के अंदर ρ1 अपॉन ρ2 इंटू A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 के दोनों का सेम ही है, तो बस ये ρ1 अपॉन ρ2 आ गया। तो ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू 1/4 है, तो ये 1/2 बन रहा है।
बी ऑप्शन, ठीक है। HCB का है ये एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। A person standing on an open ground hears a sound of jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position. If the v speed is sound, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो होगा क्या, देखो सुपरसोनिक प्लेन जो है वो जितनी देर में साउंड पहुंचा, जितनी देर में उनके पास साउंड पहुंचा उतनी देर में वो वर्टिकली आ गए। मतलब इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जब प्लेन ने साउंड एमिट किया होगा तो प्लेन यहाँ रहा होगा, तो साउंड इस डायरेक्शन में आया, और जितनी देर में साउंड पी से ओ आया उतनी देर में प्लेन पी से पी डैश आ गया वर्टिकली अबव, और उसको लग रहा है कि 60 डिग्री विथ ग्राउंड लेवल है। तो 60 डिग्री विथ ग्राउंड लेवल मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये स्पीड v है तो प्लेन की स्पीड v डैश क्या होगी? तो यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हैं कि cos 60 विल बी इक्वल टू v डैश इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्लेन, अपॉन v इंटू टी। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू सीधे सीधे v बाई 2 हो जाएगी, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अ ट्रैवलिंग वेव हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें निकालनी है, तो इक्वेशन देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। ये इसका इक्वेशन है, और हमें क्या क्या फाइंड करना है। वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो ठीक है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। स्पीड अगर चाहिए तो ये वाला पार्ट हो गया ओमेगा, ये वाला पार्ट हो गया के। तो स्पीड तो सीधे सीधे हम लोग ओमेगा अपॉन के बोल सकते हैं। तो ओमेगा अपॉन के ये 25 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन भी है, स्पीड 25 भी है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, अ रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एंड हैज अ जैग्ड एंड. It is still used in laboratory to determine velocity of sound in air. Tuning fork of 512 Hz produces first resonance when the tube is filled with the water to a marks 11 centimeter below reference mark. यानी 11 centimeter जो है वो इसका first resonating length हो गया. The experiment is repeated with another tuning fork of 256, which produces first resonance when the water level is 227. The velocity of sound in air is close to. तो देखो जैक्ड एंड का मतलब ये है कि इसमें कुछ हम एंड करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेजोनेंस के लिए लिखते हैं L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। और लैम्डा बाई 4 को हम लोग, लैम्डा को अगर लिखें तो लैम्डा को हम लोग v अपॉन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब है 4 इंटू 512। चलो नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बन जाएगी L1 की जगह 11 सेंटीमीटर है प्लस ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमें निकालनी है अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 512। तो ये हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड केस में ये वैल्यू 27 सेंटीमीटर है प्लस ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4 इंटू 256। तो देखो ई हमें नहीं चाहिए, तो अगर हम ई को हटा दें इस इक्वेशन से, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v बाई 4 एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन 256 माइनस 1 अपॉन 512 इज इक्वल टू 27 माइनस 11, तो ये 16 सेंटीमीटर है। मीटर में चाहते हो तो 10 पावर माइनस 2 कर देते हैं, तो v का वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगा 16 10 पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू 512 कर देते हैं, इंटू 512 कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 256। तो ये 128 के आसपास आता है, 128 v का वैल्यू। कैलकुलेशन कुछ हो गया, 512 माइनस 256 तो 512 ही होना चाहिए, तो 327 के आसपास आता है, 327.68। तो 6 का आंसर ए वाला करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है, y इक्वल टू गिवन है, वेयर डिस्टेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा हुआ है। तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम पर मीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन के, ओमेगा है टी के साथ वाला और के है एक्स के साथ वाला, तो v की वैल्यू हो गई 50 और v को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो 50 स्क्वायर इंटू म्यू, तो ये 12.5 न्यूटन आ रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में string of length 1 meter and mass 5 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 8 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive notes, मतलब lambda by 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव आ जाएगा सबसे पहले अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, टी की जगह 8 है और म्यू की जगह लिखेंगे मास अपॉन लेंथ, तो लेंथ तो 1 मीटर ही दी हुई है, मास हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो ये देखो कितना बनेगा, पहले तो 8/5 10⁻³ और इसका अंडर रूट, तो ये 40 आ रहा है, तो स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन न्यू, तो v अपॉन न्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर, तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2, तो ये 0.2 मीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। वेव में क्वेश्चन मोस्टली सब फॉर्मूला बेस्ड हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 34, ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल एंड फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इज f1, if the speed of train is reduced to 17 then the speed frequency registered is f2। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, ट्रेन मूव कर रही है यानी सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये लगेगा। तो f1 की जगह हम लोग लिखेंगे f1 इज इक्वल टू f0 ब्रैकेट, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 अपॉन 340 माइनस 34, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड केस में उसने रिड्यूस करके 17 कर दिया, तो f0 340 अपॉन 340 माइनस 17, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ से बस हमें f1 अपॉन f2 निकालना है, तो f1 अपॉन f2 की वैल्यू बन जाएगी 340 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 34, तो ये आ रहा है 19/18, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। A closed organ pipe has a fundamental frequency 1.5 kilohertz. Number of overtones that can be distinctly heard by a person with this organ pipe will be। तो देखो नंबर ऑफ ओवरटोन्स का मतलब ये हुआ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स ही जनरेट होते हैं। ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होने का मतलब ये हुआ 1.5 किलोहर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी 1500 हर्ट्ज सुन पाएगा। 1500 हर्ट्ज का फिर हम 3 टाइम्स करेंगे यानी 4500 हर्ट्ज, फिर 3 टाइम्स करेंगे, और इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो अगर 20,000 मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 15,000 इंटू 2n+1 ऑड मल्टीपल है ना, एंड दिस शुड बी लेस देन 20,000, ये एक इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू क्या आती है, n की मैक्सिमम वैल्यू, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1500 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये n यहाँ से आता है, n की वैल्यू, n की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है ना, अब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक जा रही है, यानी 7 हो जाएंगे 10 का a पार्ट। ठीक है ना, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक ही वो सुन सकता है और ऑड हार्मोनिक्स ही केवल जनरेट होंगे। 11th में आते हैं। 11 देखो, 11th एग्जैक्टली HCV का क्वेश्चन है। A heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass small m.
When the car is at rest, speed of transverse waves in the string is 60 meter per second. When the car has an acceleration a, wave speed increases to 60.5. तो देखो कार जब एक्सीलरेट होगी तो जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कार। तो पहले केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके लिए फॉर्मूला तो ये लगेगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और टी की जगह हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एम इंटू जी बाई म्यू। तो एक तरह से ये प्रोपोर्शनल टू जी है, और सेकेंड केस में ये प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 60 डिवाइडेड बाई 60.5 इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, इसमें मैथ थोड़ी अच्छी लगेगी, जी अपॉन, अब जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, अगर कार हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो इसको एक काम करो, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 60.5 अपॉन 60 एंड टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, देखो क्या बच रहा है, 1 प्लस ए नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर बच रहा है क्या, 1 प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब 60.5 अपॉन 60 टू दी पावर 4, अब इसको बायनोमियल से ब्रेक कर लो। बायनोमियल से ऐसे ब्रेक कर लो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 120 टू दी पावर 4 इज 1 प्लस ए नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बचेगी 1 बाई 30 इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ से ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30, और उसका भी अंडर रूट लेंगे तो ये जी बाई रूट 30 आ रहा है। जी बाई रूट 30 का मतलब जी बाई 5 के क्लोज हो गया ये, ठीक है ना, ऐसे ही कर लो भाई। ए नॉट की वैल्यू आ रही है जी अपॉन रूट 30, तो रूट 30 को उसने अप्रोक्सीमेटली 25 ले लिया 30 को, तो ये जी बाई 5 बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन HCV में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। A musician using an open flute of length 50 centimeter produces second harmonic waves. A person runs towards the musician from another end of the hall at a speed 10 km per hour. If the wave speed is 330 meter per second, frequency heard by the running person shall be close to. तो देखो ओपन फ्लूट है, ओपन फ्लूट 50 सेंटीमीटर लेंथ और सेकंड हार्मोनिक, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ν2 इज इक्वल टू 2ν1। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी 2/2L इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको दिया हुआ है 330 और लेंथ की जगह है 0.5, तो ये हो जाएगा 660 हर्ट्स, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.77 आ रहा है। 2.77 अपॉन 330 कितना बनेगा, तो 2.77 प्लस 330 और इंटू 2 कर देना है, तो ये 665.55। तो क्लोज टू पूछा है तो 12th का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, a toy car blowing its horn is moving with a steady speed 5 meter per second away from a hall. An observer towards whom the toy car is moving is able to hear 5 beats per second. The velocity of sound in air is this. Frequency of horn of the toy is car is, अब देखो है क्या, on the other end there is a wall, and suppose toy car is a source of sound and it is moving with a speed 5 meter per second, और इसमें से साउंड निकल रहा है और इसके बीच में ऑब्जर्वर है। तो देखो ऑब्जर्वर को एक साउंड तो डायरेक्टली सुनाई देगा और एक साउंड ऑब्जर्वर को वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई देगा, और उन दोनों के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है।
तो पहले हम लोग एक काम करेंगे कि डायरेक्ट क्या सुनाई देगा। तो न्यू डायरेक्ट, तो न्यू डायरेक्ट की वैल्यू हो जाएगी न्यू नॉट इंटू velocity of sound which is 340 upon 340 minus velocity of source। तो इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो 340 अपॉन 335 इंटू न्यू नॉट। अच्छा, जो न्यू डायरेक्ट है वही हम बोल सकते हैं न्यू वॉल। वॉल से निकालने का तरीका भी यही होता है, हम यहाँ पे एक डमी लिसनर बिठाते हैं, तो ये डमी लिसनर को भी वही सुनाई देगा जो इस ऑब्जर्वर को डायरेक्ट सुनाई दे रहा है। और इसके बाद क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट होके कितना साउंड आ रहा है। तो देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वाला है, जो ये रिफ्लेक्टेड वाला है अवे फ्रॉम वॉल, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन, रुको जरा दोबारा करना पड़ेगा, सिचुएशन ही मैंने गलत बना दी है। सिचुएशन ऐसी है कि वॉल है इधर, टॉय कार इज ब्लोइंग इट्स हॉर्न इज मूविंग विद स्पीड दिस अवे फ्रॉम अ वॉल। तो ये जो टॉय कार है, लेट्स से ये सोर्स है, दिस सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो ये इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एन ऑब्जर्वर टूवर्ड्स होम द टॉय कार इज मूविंग। तो ऑब्जर्वर इधर है, तो ऑब्जर्वर के पास एक साउंड डायरेक्ट आ रहा है और एक साउंड इधर वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर को डायरेक्ट सुनाई दे रहा होगा, पहले अगर हम वो निकालें तो वो हो जाएगा उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसके बाद हम लोग वॉल पे एक डमी लिसनर बिठाएंगे, तो उस डमी लिसनर को क्या सुनाई दे रहा है, तो उस डमी लिसनर के लिए सोर्स दूर जा रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा न्यू नॉट इंटू 340 अपॉन 340 प्लस 5, ठीक है। तो देखो है क्या, वॉल और लिसनर के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो जो वॉल पे सुनाई दे रहा है वही लिसनर को सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो उसको बीट्स सुनाई देंगी, और ये बीट्स दी हुई हैं 5 बीट्स पर सेकेंड, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 340 अपॉन 335 माइनस 340 अपॉन 345 इंटू न्यू नॉट इज इक्वल टू 5। तो इसी को सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो 345 माइनस 335 एंड डिवाइडेड बाई 335 इंटू 345, देन इसका कर देते हैं इनवर्स इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 340। तो यहाँ से न्यू नॉट की वैल्यू 169.9, यानी इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 170 हर्ट्ज बोल सकते हैं। 13 का आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 में आते हैं। Two engines pass each other moving in opposite direction with uniform speed 30. One of them is blowing a whistle 540 hertz. Calculate the frequency heard by the driver of second engine before they pass each other. तो ये भी सीधा सीधा है, न्यू अपरेंट इज इक्वल टू, अप्रोच कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे की तरफ, तो न्यू अपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दोनों अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर है। तो ऊपर 360 है और नीचे 300 है, और इनटू 540, तो ये 648 के आसपास आ जा रहा है, 648 हर्ट्ज। डॉपलर्स इफेक्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन जेई मेन में भी जेई एडवांस में भी डॉपलर्स इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। A source of sound emits sound waves at frequency f naught. It is moving towards an observer with speed vs. ठीक है। If observer were to move towards the source with speed v naught, one of the following two graphs will give correct variation of frequency heard by the observer versus v naught. ठीक है, तो vs का इसमें कोई काम नहीं है,
ए पार्ट, बी पार्ट। अच्छा, इसमें दो केस दिए हुए हैं। एज वी नॉट इज चेंज्ड, तो देखो फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर हैं। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनेगा सीधे सीधे। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, वी नॉट अलग कर लो, तो वी नॉट के साथ क्या आ रहा है, वी नॉट के साथ आएगा एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, तो ये एम एक्स और प्लस सी, सी की जगह बचेगा एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वी नॉट ए वाला ग्राफ होगा, तो ए वाला ग्राफ होगा विथ स्लोप एफ अपॉन वी माइनस वी, एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। A bat moving at 10 meter per second towards a wall send a sound signal 8000 hertz towards it. On reflection, it hears a sound of frequency f. The value of f is close to. तो देखो अगर लिसनर भी वही है और सोर्स भी वही है, ठीक है ना, लिसनर भी वही है, दिस बैट इज मूविंग एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 8000। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले वॉल पे एक डमी लिसनर बिठाना होगा, उसको जो सुनाई देगा उसको हम बोलेंगे न्यू वॉल। तो न्यू वॉल इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू, अब सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर है तो ऊपर 320 ही रहेगा, नीचे 320 माइनस 10 आएगा, और इसके बाद जो वॉल पे सुनाई दे रहा है वही यहाँ पे सोर्स हो गया। तो अब की बार बैट लिसनर हो गया, तो न्यू रिफ्लेक्टेड जो बैट को सुनाई देगा वो हो जाएगा न्यू वॉल, वॉल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब इस बार ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स है तो 320 प्लस 10 अपॉन 320, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा 8000 इंटू 330 अपॉन 310। देखो कितना आएगा, 8000 इंटू 330 अपॉन 310, तो ये 8516 आ रहा है, 8516, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में डॉपलर्स ही डॉपलर्स है। A source of sound A emitting waves of frequency 1800 Hz is falling towards ground with a terminal velocity v. Observer B on ground directly beneath the source receives waves of frequency 2150. The source A receives waves reflected from ground of frequency nearly. तो देखो पहले हम निकालेंगे, समझना क्वेश्चन में क्या है। सोर्स नीचे आ रहा है, मान लेते हैं वीएस स्पीड से, और ग्राउंड पे ही लिसनर है, ठीक है। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 1800, लेकिन इसको जो सुनाई दे रहा है ऑब्जर्वर को, तो वो हो जाएगा न्यू एपरेंट इज इक्वल टू 2150। इससे हमको स्पीड निकल आएगी, तो 2150 इज 1800 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन सोर्स मूविंग टूवर्ड्स है ना, तो 343 माइनस वी एस। तो आप यहाँ से पहले वी एस निकालो कितना बनेगा, तो देखो मैं निकाल रहा हूँ 1800 इंटू 343 डिवाइडेड बाई 2150, ये हो गया 343 की वैल्यू, तो 343 माइनस आंसर, तो ये आ रहा है 55.83 के आसपास मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि सोर्स ए रिसीव्स वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो सुनाई दे रहा है, तो ग्राउंड पे भी एक सोर्स हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 2150 हो जाएगी, और अब ग्राउंड सोर्स हो गया और ये लिसनर हो गया, तो न्यू रिफ्लेक्टेड हो जाएगा न्यू एक्चुअल इनटू, अब ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स है तो 343 प्लस वी एस डिवाइडेड बाई 343, तो ये कैलकुलेट करिए कितना बनेगा, तो दिस प्लस 343
डिवाइडेड बाई 343 इंटू 2150, तो ये आ रहा है 2500। 2500 है आंसर, ठीक है ना, बी आंसर। डॉपलर्स ही डॉपलर्स के क्वेश्चन है मैक्सिमम से मैक्सिमम। नेक्स्ट आते हैं डॉपलर और स्टैंडिंग वेव, बस दो ही है। 18 में द टोटल लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर बिटवीन द फिक्स्ड एंड्स इज 110। Two bridges are placed to divide the length of the wire in the ratio 6:3:2। टेंशन इन वायर दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक वायर की लेंथ है 60, एक वायर की लेंथ है 30, एक वायर की लेंथ है 20। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसका मतलब उन तीनों फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमको, HCF जो हम लोग निकालते थे। तो देखो L1 है 60 सेंटीमीटर, L2 है 30 सेंटीमीटर और L3 है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू1, 60 सेंटीमीटर है। अब अगर हम लेंथ हाफ कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, और लेंथ 1/3 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लोग देखें HCF, तो HCF इनका 6 न्यू1 बनेगा, मुझे लगता है HCF इनका 6 न्यू1 बनेगा। तो न्यू1 निकालो कितना होगा, न्यू1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग 1/2L। तो 1/2L मतलब हो गया 2 इंटू 0.6 इंटू अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। टी हो गया 400 और म्यू हो गया 0.01। कितना बनेगा देखो, 400 डिवाइडेड बाई 0.01, फिर उसका अंडर रूट एंड फिर डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये 166 आता है, 166.67, लेकिन इनटू इसमें 6 करना है, तो 1000 आंसर आ रहा है। 6 न्यू1 की वैल्यू हो गई 1000 हर्ट्ज, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन तीनों पार्ट्स का हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है HCF। क्वेश्चन नंबर 19, two factories are sounding their sirens at 800 hertz. A man goes from one factory to the other with a speed 2, velocity of sound is the number of beats। तो देखो जिसके पास जा रहा है उससे फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी 800 इंटू 320 प्लस 2 अपॉन 320, और जिससे दूर जा रहा है उस पर सुनाई देगी, उसकी वजह से सुनाई देगी 800 320 माइनस 2 अपॉन 320। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीधे सीधे, ठीक है ना। तो इसमें से 800 अपॉन 320 तो कॉमन हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको, 322 में से माइनस होगा 318, तो ये वैल्यू 10 आ रही है। 19th का डी ऑप्शन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सीधे सीधे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी, ट्रांसवर्स वेव दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, तो ओमेगा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से के को लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2a आ रही है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 4 पाई और ए दिया हुआ है 10/पाई, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया, ए ऑप्शन। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 21, a sonometer wire of length 114 centimeter is fixed at both ends. Where should the two bridges be placed as to divide the wire into 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:3:4। तो देखो फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो और 1/L1 1/L2 1/L3, ये रेशियो 1:3:4 है। तो इसका मतलब L1:L2 L3 की वैल्यू 1/1:1/3:1/4। तो इसको ऐसे लिख लो हम लोग, अगर इसमें हम लोग
12 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12:4:3 हो जाए, 12:4:3, 12:4:3। तो L1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 114 इंटू 12 और 12 4 3, ये हो जाएगा 19। कितना बनेगा, 114 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 19, तो ये 72 बन रहा है। तो डी वाला ऑप्शन ही मैच करेगा, 21D। चाहो तो L2 भी निकाल लो, L2 प्लस आंसर L2 प्लस L1 होगा, तो 114 इंटू ये L1 प्लस L2 निकालो, तो 114 इंटू 16/19, तो 114 इंटू 16/19, तो ये 96 आ रहा है। ठीक है ना। ब्रिजेस कहाँ रखने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो देखो, अब थ्योरी देखो, थ्योरी नहीं रिवाइज करा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रिज एक यहाँ रखा है, ब्रिज एक यहाँ रखा है, B1 यहाँ रखा है, B2 यहाँ रखा है, ये लेंथ होती है L1, ये लेंथ होती है L2 और ये लेंथ होती है L3। तो B2 की पोजीशन का मतलब होगा L1 प्लस L2। 22 A and B are two sources generating sound waves. A listener is situated at C. The frequency of the source at A, the frequency of source at A is 500. A now moves towards C with 4. The number of beats heard at C is 6. When A moves away from C with 4, number of beats heard at C is 18. The frequency of B बताना है। तो इसमें भी इक्वेशन बननी है, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। जनरेटिंग साउंड वेव्स, तो बी की फ्रीक्वेंसी हमको मालूम नहीं है, इसको न्यू बी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि जब ए टुवर्ड्स सी जा रहा है 4 से, तो देखो बी और सी मूव नहीं कर रहा है, यानी इसको तो न्यू बी ही सुनाई देगा। तो जब ये 4 से इधर जा रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। अच्छा ठीक है। और जब ए अवे जा रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी 18 है। तो इसका मतलब देखो, एक बात समझना कि जब ये 4 से पास जा रहा है तो B की फ्रीक्वेंसी और A से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसमें डिफरेंस 6 है, लेकिन जब A दूर जा रहा है तो ये डिफरेंस बढ़ गया है, 18 हो गया है। तो इसका मतलब है कि A की फ्रीक्वेंसी जो C को सुनाई दे रही है वो B से कम होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन बनेगी न्यू B माइनस एपरेंट ऑफ A, क्या बनेगा 500 इंटू टूवर्ड सोर्स है ना, तो 340/340 minus 4 and this is equal to 6। तो ये तो एक ही इक्वेशन से निकल आ रहा है। देखने तो पहले 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस 4 इंटू 500 एंड प्लस 6, ये 511 समथिंग यहीं से आ जा रहा है। ठीक है, वो दूसरी इंफॉर्मेशन तो जरूरी है। 511.9, तो 512 हर्ट्ज हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन तो जरूरी है ही है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ए की फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब ए पास जा रहा है तो जो डिफरेंस है वो है 4 बीट्स पर सेकेंड का। और जब ए दूर जाने लगा तो ये डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया, 18 बीट्स पर सेकेंड। तो देखो, डिफरेंस का मतलब होता है न्यू बी डिफरेंस न्यू एपरेंट। अब अगर ये वैल्यू छोटी है और जब ये वैल्यू कम होगी तभी तो डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू न्यू बी से बड़ी होती और फिर हम इसको कम करते तो डिफरेंस कम होता, डिफरेंस बढ़ता नहीं। तो डिफरेंस बढ़ेगा तभी जब न्यू ए डैश न्यू बी से छोटा होगा, बस यही खास बात है। तो न्यू बी माइनस दिस इक्वल टू 6 लिखना है, क्योंकि ये आंसर दूसरा वाला भी प्रेजेंट होगा तो गलत हो सकता है। 23 में आते हैं। When two sound waves travel in same direction in a medium, the displacement of particle located, ठीक है, y1 y2 सब ठीक है, speed of sound in medium, तो सीधे सीधे दोनों का स्पीड सेम है। देखो स्पीड तो है ना वो सेम इसलिए भी है
क्योंकि स्पीड मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप ω1/k1 से निकालो चाहे ω2/k2 से निकालो। तो ये हो जाएगा 100 पाई अपॉन 0.5 पाई, तो ये 200 मीटर पर सेकेंड हो गया बी ऑप्शन। 24 an engine approaches a hill with a constant speed. When it is at a distance 0.9 kilometer, it blows a whistle whose echo is heard by the driver after 5 seconds. If the speed is this, then the speed of engine is। तो देखो मान लेते हैं कि ये रहा हिल, ठीक है, और इधर है ये इंजन, t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है 0.9 किलोमीटर। और ये आगे जा रहा है विथ सर्टेन स्पीड v0, और जब ये यहाँ से साउंड एमिट कर रहा है तो साउंड पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, और जब साउंड वापस आया तो इसको साउंड यहाँ पे सुनाई दिया t इक्वल टू 5 पे। तो सीधे सीधे हम बोलेंगे 5 सेकंड में साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और 5 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो इसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस, अगर मान लो d निकालना क्या है उसी के टर्म में निकालो, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा v0 इंटू टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस, और साउंड ने ट्रैवल कितना किया, तो 0.9 किलोमीटर जाने में, 0.9 मतलब 900 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस 900 माइनस 5 v0 आने में अपॉन 330, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ से v0 निकालना है, तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू 330 माइनस कर दें इसमें 900, फिर जो आएगा उसमें को 900 में से माइनस कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, 24 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 में आते हैं। 5 beats per second are heard when a tuning fork is sounded with a sonometer wire under tension when the length is either 0.9 or 1। तो देखो 0.9 होगी तो ज्यादा होगी और 1 होगी तो कम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क विल बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क विल बी, तो देखो वेलोसिटी 0.9 जब हम लेंगे लेंथ, तो v अपॉन 2 इंटू 0.9, इसका फॉर्क फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस 5 है, और बाद में फॉर्क फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा v अपॉन 1, तो ये भी 5 है। तो हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क पूछा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क अगर निकालना है तो v हमें नहीं चाहिए, तो v हटाने के लिए क्या करोगे, f0 को इधर ले आओ और डिवाइड कर दो। तो f0 को इधर ला के डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, क्या मिलेगा देखो, डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.0 अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 5 प्लस f0 अपॉन 5 माइनस f0। देखो क्या आएगा, -5 प्लस f0 इज 4.5 प्लस 0.9 f0, तो 0.1 f0 इज इक्वल टू 9.5, तो f0 की वैल्यू 95 तो नहीं है, 0.1 f0 इज इक्वल टू 9.5। कैलकुलेशन ही कहीं गड़बड़ किया, 0.95 है ना, सॉरी 0.95। ठीक है, कर लेना, सॉल्व आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.95 इंटू 5, तो ये 4.75 होगा। 4.75 प्लस 0.95 f0, तो यहाँ से आएगा 0.05 f0 इज इक्वल टू दिस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 0.05, 195 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जब लेंथ 0.95 होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जब लेंथ 1 मीटर होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो पहले 5 ज्यादा है और बाद में 5 कम है। 26
The end correction of a resonance column is 1 centimeter. If the shortest length resonating with the tuning fork is 10 centimeter, the next resonating length should be. देखो L1 L2 प्लस E जो होता है वो 3 टाइम्स L1 प्लस E होगा, तो L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 टाइम्स L1 इज 10 प्लस E, तो यहाँ से L2 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब L2 प्लस ई 3 टाइम्स है, ये कैसे है, तो ये फिर से कहूंगा मैं कि थोड़ा थ्योरी देख लो जाके। L1 प्लस ई को हम लोग लिखते हैं λ/4 और L2 प्लस ई को लिखते हैं हम लोग 3 λ/4, तो इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज 3 टाइम्स L1 प्लस ई। 27 में आते हैं। 2 sitar strings A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5. The tension of string B is slightly increased and beat frequency is found to decrease by 3 hertz. तो देखो अगर हम एक का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब कि वो कम रहा होगा, तो इसका मतलब न्यू ए माइनस न्यू बी की वैल्यू 5 हर्ट्ज दी हुई है। और बाद में जब हम न्यू बी को बढ़ा रहे हैं तो वो डिक्रीज होके 3 रह जा रही है। तो न्यू ए हमको दिया हुआ है 425, तो न्यू बी की वैल्यू 420 रही होगी। ठीक है ना। बीट्स के सारे क्वेश्चन ऐसे ही लॉजिक से होते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है 28 में। A wire of length 2L is made by joining 2 wires A and B of same length but different radii. It is vibrating in frequency such that joint is node. Number of antinodes in wire A is P and that in wire is Q. तो A में अगर हम लोग P लूप ले लेंगे तो B में Q लूप बनेंगे। तो मैं लिख सकते हैं कि P टाइम्स λ1/2 is length and Q टाइम्स λ2/2 is equal to length। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि P अपॉन Q की वैल्यू λ2 अपॉन λ1 होगी। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये V2 अपॉन V1 होगी, और V2 को क्या लिखेंगे, टेंशन सेम है तो T अपॉन मटेरियल दोनों का सेम है तो रो सेम है, और पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ना 2R का स्क्वायर, देखना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ T अपॉन रो इंटू एरिया, तो ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 1/2 आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है 29 में। A stationary source emits sound waves of frequency 500. 2 observers moving along the line passing through the source detect the sound wave to be 480 and 530. Their respective speeds are in. तो ये भी सीधा सीधा है, 480 तब होगी जब वो अवे जा रहा होगा, तो 480 इज इक्वल टू 500 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस V0 या माइनस V1 कर दो अपॉन 300, तो यहाँ से आपको V1 मिलेगा। और दूसरी इक्वेशन होगी 530, ये टुवर्ड्स जा रहा होगा, तो ये 500 इंटू 300 प्लस V2 अपॉन 300, तो यहाँ से आपको V2 मिल जाएगा। ठीक है ना, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30। A tuning fork of frequency 480 Hz is used in an experiment for measuring speed of sound in air by resonance tube method. Resonance is observed to occur at 2 successive lengths in the air 30 and 70. Then V is equal to, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4 और L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 λ/4। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो E की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हो जाता है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.8 मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा न्यू लैम्डा 480 इंटू 0.8।
तो ये 384 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। 30 ऑप्शन सी। 31, two sources of sound S1 and S2 produce sound waves of same frequency 660 Hz. A listener is moving from source S1 towards S2 with constant U and he hears 10 beats per second. तो देखो जिसके पास जा रहा है S1 S2 के बीच में है ना, तो ये जो लिसनर है जिसकी तरफ जा रहा है उससे ज्यादा साउंड सुनाई देगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जिससे दूर जा रहा है उससे कम सुनाई देगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं 660 इंटू ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस u अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस 660 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस u जिससे दूर जा रहा है अपॉन 330 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो देखो ये तो 2 हो जाएगा और वो उधर 5 बचेगा और इधर 2u बचेगा, तो 2u इक्वल टू 5 आ रहा है, तो u का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है। 32 में a small speaker delivers 2 watt of audio output. At what distance from the speaker will one detect 120 dB of intensity sound? तो देखो इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है 10 log of I अपॉन आई नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10 टू द पावर 120 बाई 10 यानी 12, तो ये आ जा रहा है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमें आर निकालना है, तो देखो कितना बनेगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 2/4 पाई का अंडर रूट, तो ये 0.399 आ रहा है, 40 सेंटीमीटर बोल सकते हैं अप्रॉक्स। 32 का सी। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। 33 a progressive wave is traveling along the positive x direction is represented by a sin kx minus omega t. The snapshot at t equal to 0 दिया हुआ है, फेज बताना है इसका। तो देखो t equal to 0 है, तो t equal to 0 अगर रख दोगे इस इक्वेशन में तो kx plus 5 आएगा, और ये जो ग्राफ है ध्यान से देखो तो ये साइन x का तो है नहीं, माइनस का है बल्कि, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही देख रहा है 33 में। सी ऑप्शन। आया बात समझ में या नहीं भाई? ये जो ग्राफ है ना, केवल इतना पोर्शन देखो आप, राइट साइड वाला देख रहे हैं हम, केवल इतना पोर्शन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये माइनस साइन का है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये साइन के एक्स प्लस पाई का ग्राफ है, क्योंकि साइन के एक्स प्लस पाई जो है माइनस साइन के एक्स हो जाएगा। ठीक है। 34 A submarine A traveling at 18 km per hour यानी 5 meter per second is being chased along the line of its velocity by another submarine traveling at 27. B sends a sonar signal of 500 Hz to detect A and receives reflected sound of frequency nu. Then the value of nu is close to. तो देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बट अगेन डॉपलर्स इफेक्ट का ही है। तो सबमरीन A is traveling at 5 मीटर पर सेकेंड में सब कन्वर्ट कर ले रहा है। सबमरीन B is chasing 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने एक सोनार सिग्नल भेजा, कितने फ्रीक्वेंसी का, 500 का। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा ये ना ये सिग्नल, तो यहाँ पे क्या सुनाई देगा। तो सपोज पहले यहाँ पे एक लिसनर ले लेते हैं बी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि न्यू वॉल की तरह है, तो न्यू वॉल इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल। अब इस केस में क्या है ना, दोनों मूव कर रहे हैं, वॉल भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है, तो सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, listener moving away, तो listener is moving away with 5, तो 1500 minus 5 upon 1500 minus 7.5। अब वॉल पे जो सुनाई दे रहा था वही सोर्स मान लेते हैं यहाँ पे S डैश, तो B पे रिफ्लेक्टेड साउंड क्या सुनाई देगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे न्यू वॉल
इनटू ब्रैकेट, अब इस बार क्या है, इस बार सोर्स मूविंग अवे, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स, तो 1500 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 1500 माइनस 5, तो ये न्यू वॉल उठा के यहाँ रखो, देखो क्या मिलेगा यहाँ से। तो ये अल्टीमेटली बचेगा, देखो 1500 इंटू, ऊपर आ रहा है 1500 प्लस 7.5 और नीचे आ रहा है 1500 माइनस 7.5, तो देखो कितना आएगा ये 1500 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 1500 माइनस 7.5, दिस मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये 505 आ रहा है। 34 में 502 दे रहा है। The value of V is close to frequency, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं की, सोर्स इज, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, तो -5 किया है, और सेकंड केस में वॉल इज मूविंग अवे, सोर्स मूविंग अवे है, तो नीचे प्लस करेंगे ना, सॉरी नीचे प्लस आएगा, नीचे प्लस आएगा। देखो क्या बचेगा, ये होएगा 500 इंटू 1495 इंटू 1507.5 and divided by 1505 into 1500 माइनस 7.5, कैलकुलेशन ही है इसमें 1492.5, तो देखो कितना बनेगा 1495 इंटू 1507.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1505 इंटू 1492.5, तो ये 501.66 आता है, 501.66, जिसको उसने आंसर में 502 बोला हुआ है। ठीक है, क्लोजेस्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, बट वही है, कैलकुलेशन बहुत हैवी है। 35 में आते हैं। द करेक्ट फिगर दैट shows schematically the wave pattern produced by superposition of two waves of frequency 9 hertz and 11 hertz। तो देखो 9 हर्ट्स और 11 हर्ट्स का अगर सुपरपोजिशन होगा तो उसमें 2 हर्ट्स का बीट फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी कि जो मैक्सिमा है वो 1 सेकंड में 2 बार आना चाहिए, तो 1 सेकंड में 2 बार मैक्सिमा देखोगे तो डी ऑप्शन में ही आ रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा 2 हर्ट्स के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार, तो मैक्सिमम साउंड इसी में आ रहा है, डी ऑप्शन में। जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 सेकंड में 2 बार। 36 में आते हैं। A source of sound S is moving towards a source of sound S is moving with a velocity 50 meter per second towards a stationary observer. The observer measures the velocity of source measures the frequency of source as 1000. What will be the apparent frequency of source when it is moving away from the observer after crossing him? Similar question ही है, ठीक है। पहले केस में लिखेंगे 1000 is equal to f naught bracket 350 अपॉन 350 माइनस 50, क्योंकि टूवर्ड्स है, और सेकंड केस में मान लो f सुनाई देगा, तो f इक्वल टू एफ नॉट 350 अपॉन 350 प्लस 50 हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, हो जाएगा, कुछ और नहीं है। 37 में a string is clamped at both ends and it is vibrating in its fourth harmonic. The equation of stationary wave दिया हुआ है, तो देखो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब होगा कि उसमें 4 लूप बन रहे हैं और उसकी लेंथ होगी 2 लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए देखो k का वैल्यू दिया हुआ है 0.157, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो देखो लैम्डा कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.157, 6.28 डिवाइड बाई 0.157, तो ये 40 आ रहा है।
80 मीटर हो जाएगा। तो ये 80 मीटर आंसर है। चलो ठीक है, 80 मीटर कुछ ज़्यादा था ना इसलिए। फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 लूप, 4 लूप मतलब कि 2 लैम्डा का डिस्टेंस। 38 द प्रेशर वेव 0.01 साइन, ठीक है, corresponds to sound produced by a vibrating blade on a day when atmospheric temperature is this. On some other day when the temperature is T, the speed of sound produced by the same blade and at the same frequency is found to be 336 मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर चेंज का क्वेश्चन है, टेम्परेचर बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको लिखेंगे ना ओमेगा अपॉन के, इक्वेशन से निकालेंगे। ओमेगा दिया हुआ है 1000 अपॉन के मतलब 3, तो ये 333.33 है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू √T यानी कि 273। और सेकंड इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि 336 इज प्रोपोर्शनल टू √T प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में है ना, इसलिए अब सॉल्व ही करना है इसको भी फिर से। तो इसमें क्या करें, 336 डिवाइड बाई 333.33 और फिर उसका कर दें स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस T अपॉन 273 इज इक्वल टू 1.016 माइनस 1 कर दो और इंटू 273 कर दो, तो ये 4.39 डिग्री सेल्सियस। बाइनोमियल वगैरह भी लगा के आप कर सकते हो, ठीक है ना, बाकी आप ट्राई करना। बाइनोमियल से भी थोड़ा ट्राई करो क्योंकि मैथ्स तो थोड़ा करना ही है स्ट्रॉन्ग। 39 में आते हैं। A string 2 meter long and fixed at both ends is driven by a 240 hertz vibrator. The string vibrates in third harmonic. Third harmonic मतलब कि 3 lambda by 2. The speed of wave and its fundamental frequency are. तो देखो 3 lambda by 2 की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो गई 4/3 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा न्यू इनटू लैम्डा, तो ये 320 आ रहा है। तो वेलोसिटी 320 है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब इसका मतलब जो थर्ड हार्मोनिक है वो 240 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हो गई। तो 320 एंड 80 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। Two cars A and B are moving away from each other in opposite direction. Both the cars are moving at 20 with respect to ground. If an observer in car A detects a frequency 2000 of the sound coming from car B, what is the natural frequency of sound source in car B? फिर से वैसे ही है, कार A, कार B moving away from each other with speed 20 meter per second, 20 meter per second. An observer in car A detects a frequency 2000, इसके पास जो पहुंच रही है वो 2000 है, तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला बनेगा 2000 इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट, अब बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है तो इसको लिखेंगे 340 माइनस 20 अपॉन 340 प्लस 20। तो यहाँ से F0 अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 320, तो ये 225 आ रहा है, 2250। ये ऑप्शन करेक्ट है 40 में। ठीक है, 41 स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रेट वायर, मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, यंग्स मॉडुलस दिया है, एक्सटेंशन ऑफ वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। तो देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव को वैसे तो हम लिखते हैं T अपॉन म्यू, बट इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ
टी अपॉन रो इंटू ए। रो निकाल पाएंगे क्या? मास दिया हुआ है, लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है, तो रो आ जाएगा ना। या म्यू भी आ जाएगा। तो टी ही निकाल लो यहाँ से बस, या इसको उसमें लिखना चाहते हो उसमें लिख लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ये रिप्लेसमेंट लगा दो। तो स्पीड ऑफ साउंड है 90 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन ए की जगह वाई डेल्टा एल अपॉन रो इंटू एल। तो यहाँ से डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 90 का स्क्वायर, देखते जाओ, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 10⁻⁶। ये हो गया डेंसिटी इंटू लेंथ कर दें, लेंथ है 0.6 और अपॉन वाई कर दें, वाई की वैल्यू है 16 10⁻11। देखो, तो 90 स्क्वायर इंटू 6 10⁻³ इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 10⁻6 इंटू 16 10⁻11। तो ये वैल्यू आती है 3.03 10⁻5, मतलब 0.03 mm के आसपास। 41 बी ऑप्शन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही है सीधा सीधा। 42, a stationary observer receives sound from two identical tuning forks, one of which approaches and the other one recedes with the same frequency, much less than the speed of sound. The observer hears 2 beats per second. The oscillation frequency of each tuning fork. तो देखो, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर आ रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर आ रहा है, और वो लिसनर बीच में है। तो दोनों का स्पीड सेम दिया है, तो इससे जो साउंड सुनाई देगा वो हायर फ्रीक्वेंसी का होगा, इससे जो साउंड सुनाई देगा वो लोअर फ्रीक्वेंसी का होगा, और दोनों का डिफरेंस हमको 2 बीट्स पर सेकंड दिया हुआ है, और इनका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1400 है। तो देखो, इसको ऐसे करते हैं, 1400 इंटू स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स है ना, तो 350 माइनस वी नॉट माइनस 1400 इंटू 350 अपॉन 350 प्लस वी नॉट। दिस वैल्यू इज गिवन एज 2 बीट्स पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब आप नीचे डिनोमिनेटर में 350 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर करोगे, तो नीचे से वो 350 स्क्वायर के सामने वी नॉट स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देना। तो आपको ये वी नॉट सॉल्व करना है, हो जाएगा ना। आईआईटी में भी आएगा क्वेश्चन, एडवांस में भी। 43 में, 1 meter long organ pipe is kept in a gas that has double the density of air at STP. ठीक है, assuming the speed of sound in air at STP is 300, the frequency difference between the fundamental and second harmonic of this pipe. देखो, फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक में जो डिफरेंस होगा वो फंडामेंटल के बराबर ही होगा, क्योंकि फंडामेंटल अगर न्यू नॉट होता है तो सेकंड हार्मोनिक 2 न्यू नॉट होता है, तो डिफरेंस न्यू नॉट ही बनेगा, यानी न्यू नॉट ही निकालना है एक्चुअली। अब देखो, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। अब लेकिन वो बार बार एस टी पी कर रहा है, तो इसको अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो भी बोल सकते हैं। आर टी बाई एम की जगह पी बाई रो रख दिया है। अब कह रहा है कि डेंसिटी डबल है। अब गामा के बारे में नहीं बताया, मतलब गामा सेम ले लेते हैं। तो अगर डेंसिटी डबल है तो उसका स्पीड 1/√2 होगा। अब स्पीड 1/√2 अगर होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड निकालो इसका, चलिए होगा, स्पीड ऑफ साउंड निकालना पड़ेगा। तो एयर का निकाल लेते हैं पहले, एयर का कितना होगा। एयर के लिए गामा क्या ले हम लोग, एयर हो गया डायटोमिक, डायटोमिक के लिए गामा हो गया 7/5 इंटू प्रेशर हो जाएगा 10⁵ एंड डेंसिटी ऑफ एयर गामा आर टी बाई एम लगा दो, गामा आर टी स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मतलब 273 अपॉन एम,
1 मीटर लॉन्ग पाइप दिया हुआ है ना, पाइप का लेंथ दिया है तो स्पीड ऑफ साउंड तो लगेगा ही लगेगा। अरे यार दिया तो हुआ है 300, कंफ्यूज हो रहा है। एयर में जो स्पीड होगी वो 300 है, तो वो जो दूसरा गैस है उसमें स्पीड उसकी 300/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो ये 150/√2 आएगा, 150/√2। हाँ, तभी इसका रेंज में आंसर दिया है, 106 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 106.06। ठीक है ना, नहीं करना पड़ा कैलकुलेशन। एयर में तो दिया हुआ है और एयर की डेंसिटी से उसका डेंसिटी डबल है, तो अगर डेंसिटी को हम 2 टाइम्स करेंगे सीधे सीधे, तो जो स्पीड है वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। तो वो जो 1/√2 का फैक्टर है वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 44 में आते हैं। Transverse wave travels on a taut steel wire with a velocity v when the tension is this. When the tension is changed to t, the velocity changes to v/2। तो देखो velocity हाफ हो रही है, इसका मतलब टेंशन 1/4 हो रहा होगा, तो इसी वैल्यू का 1/4 कर दो, तो 2.06 10⁴ डिवाइडेड बाई 4, तो ये आएगा 5.15 10⁻3। बी ऑप्शन हो गया 44 में। ठीक है ना, टेंशन 1/4 करेंगे तभी वेलोसिटी 1/2 बनेगी। 45 में आओ। 45 में 3 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी हैव फेज एंगल 0 π/4 एंड -π/4 व्हेन दे आर सुपर इम्पोज। देखो वेव्स का जब भी हम लोग सुपर पोजिशन करते हैं ना, तो उनको फेजर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। तो मान लो एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड ए है और एक का एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन ये जो एंगल दिए हुए हैं ना, ए ए एंड ए, अब ये इधर π/4 है, ये इधर π/4 है, तो इन तीनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, ए रिजल्टेंट, तो वो बनेगा a प्लस a√2, यानी 1.414, तो ये 2.414 टाइम्स a होगा। तो जो i रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू 2.414 का स्क्वायर टाइम्स I0। तो 2.414 का स्क्वायर करना है, तो ये 5.82 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। ठीक है, 46 में आते हैं। A wire of length L and mass per unit length given है is put under the tension given है, 2 consecutive frequencies that it resonates is this, then the length L is। तो देखो 2 consecutive अगर 420 और 490 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दोनों का LCM होगा। तो इनका LCM अगर निकालोगे तो ऐसे ही दिख रहा है, 70 हर्ट्ज आएगा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड बार बार कह रहा हूँ, वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वेलोसिटी हो जाएगी √of T/μ विच इज 6 10⁻³ वेलोसिटी इन स्ट्रिंग अपॉन 2L। तो L निकालना है यहाँ से, देखो क्या आएगा, तो 540 डिवाइडेड बाई 6 10⁻³ √ उसका, हाँ, और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 70, तो ये 2.14 आ रहा है 46 में, डी ऑप्शन। ठीक है, 2.14 मीटर। 47, two identical strings X and Z made of same material have tension Tx and Tz in them. If the fundamental frequencies are 450 and 300, then the ratio, तो देखो frequency is directly proportional to √T। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं 450/300 is equal to √of Tx/Tz। तो यहाँ से Tx/Tz क्या आ जाएगा, ये 1.5 बनेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। 47 सी ऑप्शन।
48। ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, एक ही एक फॉर्मूले पे। वायर का डेंसिटी गिवन है, स्ट्रेस बिटवीन टू क्लैंप्स 1 मीटर अपार्ट गिवन है, रिजल्टिंग स्ट्रेन भी गिवन है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 2L होगी, तो 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, और टी बाई म्यू को अभी ऊपर भी देखा था वाई डेल्टा एल अपॉन ए इंटू एल लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल पाओगे क्योंकि लेंथ गिवन है और डेंसिटी गिवन नहीं, रो इंटू एल होता है ना, ए इंटू एल नहीं, रो इंटू एल, बस ये डायरेक्ट लग जाएगा फॉर्मूला, रो इंटू एल। डेल्टा एल बाई एल पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग नहीं लिखना है। डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ है 4.9 10⁻⁻4, निकाल देता हूँ लोग, 4.9 10⁻⁻4 इंटू वाई 9 10⁻10 and divided by density 9 10⁻⁻3, फिर उसका अंडर रूट एंड फिर डिवाइडेड बाई 2L यानी 2, तो ये 3.5 10⁻4 आ रहा है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 तो आ रहा है फैक्टर, पावर कहीं गड़बड़ कर गए, फिर से चेक करता हूँ चलो। अच्छा वो केजी पर सेंटीमीटर है ना, ये वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर है, तो इसको तुम पर मीटर क्यूब में बदल लेना, आ जाएगा। 35 का फैक्टर तो आ ही रहा है। 49 में यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ, अब ये एक HCV का एग्जाम्पल है ये, और ये क्लास में हर साल कराया जाता है। A uniform thin rope of length 12 meter, mass 6 kg, hangs vertically from rigid support and a block 2 kg is attached to the free end. Transverse wave of short wave train wavelength 6 centimeters produced at the lower end. What is the wavelength of the wave train at the upper end? ये है सिचुएशन। देखो ये जो स्ट्रिंग है इसका खुद का मास है 6 kg, और इसके नीचे हमने एक वेट भी लगाया है 2 kg। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 20 न्यूटन होगा, और अपर एंड पे जो टेंशन होगा वो 80 न्यूटन होगा। अब टेंशन आप देखो कि अगर टेंशन 4 टाइम्स हो रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो 2 टाइम्स होगी, और स्पीड 2 टाइम्स होगी तो लैम्डा का वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगा। सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी ना वेव जब भी ट्रैवल कर रही है, तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 49 का। हम्म, नहीं नहीं उल्टा हो गया। वेलोसिटी टेंशन 4 टाइम्स हो रहा है, टेंशन 4 टाइम्स हो रहा है, तो वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो लैम्डा भी 2 टाइम्स होगा, सॉरी, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो 12 हो जाएगा। v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो एक तरह से v और लैम्डा प्रोपोर्शनल है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, for a transverse wave traveling along a straight line, the distance between two peaks, crest के बीच का डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, यानी ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। while the distance between one crest and trough is 1.5, अच्छा मतलब ये लैम्डा का मल्टीपल हो गया एक तरह से। तो देखो ऐसे देखो, m लैम्डा दिया हुआ है 5, और 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ के जो बीच का डिस्टेंस है ना उसको हम लोग लिखेंगे 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, ये वैल्यू दिया हुआ है 1.5। तो पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ द वेव आर, लैम्डा निकालना है। तो देखो एक काम ऐसे करो, इनको पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो m अपॉन 2n प्लस 1 की वैल्यू आएगी 5/3, तो 5/3 लेंगे तो m की वैल्यू 5 ले लो, या m की वैल्यू 2n प्लस 1 की वैल्यू 3 ले लो। अगली बार जब लिखेंगे ना तो 10/6 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे वाला ऑड होना चाहिए, तो अगली बार जब लिखेंगे तो 15/9 होगा, और अगली बार लिखेंगे तो 25/15 होगा। तो
तो लैम्डा की वैल्यू बनेगी 5/m। देखना ध्यान से, तो लैम्डा 5/5 हो सकता है, 5/15 हो सकता है, 5/25 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो देखो क्या आ रहा है, 1,1/3, 1/5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 50 डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। The driver of a bus approaching a big wall notices that the frequency of his bus horn changes from 420 to 490 when he hears it after it gets reflected from the wall. Find the speed of bus if the speed of sound is 330. तो देखो, एक तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 420 है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो 490 है। तो इसको भी हमें दो स्टेप में करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये कि ये हो गया वॉल, स्पीड ऑफ बस हम लोग v ले लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसकी है 420 हर्ट्स। तो यहाँ पे वॉल पे क्या सुनाई दे रहा होगा, तो वॉल पे एक डमी लिसनर आएगा, जिसको न्यू वॉल की वैल्यू लिखेंगे हम लोग इक्वल टू 420, और इस केस में सोर्स मूविंग टूवर्ड्स वॉल है, तो सोर्स मूविंग टूवर्ड्स है तो ऊपर 330 ही रहेगा, नीचे 330 माइनस v आएगा। और इसके बाद जो यहाँ सुनाई देगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो अब यहाँ से जो न्यू रिफ्लेक्टेड वाला है उसके लिए सोर्स बन जाएगा वॉल, तो ये हो जाएगा न्यू वॉल, एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स हो गया थी 330 प्लस v अपॉन 330। तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रखो, और रिफ्लेक्टेड की वैल्यू हमको दी हुई है 490। तो 490 इज इक्वल टू 420 इंटू 330 प्लस v अपॉन 330 माइनस v, ये आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से v क्या आएगा, 490 अपॉन 420 करेंगे तो ये 7/6 आएगा। तो 7/6 इज इक्वल टू 330 प्लस v अपॉन 330 माइनस v। तो इधर आएगा 6v 7v, तो ये हो जाएगा 13v इज इक्वल टू 7 इंटू 330 माइनस 6 इंटू 330, यानी कि ये हो गया 330। तो यहाँ से v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में 330/13 है, तो अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 330 अपॉन 13 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। एक सेकेंड, 330 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 91 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। 51 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 52 में आते हैं। In a resonance tube experiment, when the tube is filled with water up to a height 17 centimeter from bottom, it resonates with a given tuning fork. When the water level is raised, the next resonance with the same tuning forks occurs at a height 24.5 centimeter. If the velocity of sound in air is 330, the tuning fork frequency is। तो देखो, दोनों में जो डिफरेंस है ना L2 और L1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। L2 माइनस L1 जो होगा वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। तो लैम्डा यहाँ से आप सबसे पहले निकाल लो, तो 24.5 माइनस 17 इंटू 2, तो लैम्डा की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, तो 330 अपॉन 0.15, तो 330 अपॉन 0.15, तो ये 2220 हो रहा है, 2200। तो 52 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 53, a driver in a car approaching a vertical wall notices the frequency of his car changes from 440 to 480 when exactly same to same क्वेश्चन है 51 जो किया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, देखो कैसे। 480 इज इक्वल टू 440 इंटू 345 प्लस v अपॉन 345 माइनस v। तो इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व।
भाई 480 अपॉन 440 है, तो ये अगर हम 12 अपॉन 11 हो जाएगा, तो 12 और 11 हो जाएंगे 23V इज इक्वल टू 345। तो 345 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, पीछे किया है। 53 ऑप्शन डी। 54 a source a sound source S is moving along a straight track with a speed V and is emitting sound of frequency V naught as shown in the figure. Speed V emitting sound of frequency nu naught. An observer is standing at a finite distance at point O from the track. The time variation of frequency heard by observer is the best represented by T naught represent the instant when the distance between source and observer is minimum. तो सीधे पहले ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, फिर कम होने लगेगी। वेरिएशन जो आएगा सीधा सीधा 54 का डी ऑप्शन ही बनेगा सीधे सीधे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है विद स्पीड v, ठीक है। तो अगर ये v स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल इसका थीटा है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस v cos थीटा, ठीक है ना। तो ये कर्व जैसा ही कुछ बनेगा, v cos थीटा की वैल्यू, और जब ये यहाँ आएगा t इक्वल टू टी नॉट, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये d वाला ऑप्शन ही मैच करेगा। t इक्वल टू टी नॉट पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ वेव। तो 55 भी तो कुछ करना थोड़ी ना है, सीधे सीधे बी ऑप्शन दिख रहा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। बाकी पॉसिबल नहीं बनेंगे क्योंकि फाइनाइट भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और बाउंडेड फंक्शन भी होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए किसी थीटा या एक्स के लिए, एक्स और टी के लिए। 56 two cars are approaching each other at an equal speed. When they see each other, both blow horns of frequency 676. The beat frequency heard by each driver. तो beat frequency का मतलब होगा actual 676 और apparent ज़्यादा सुनाई देगी ना, तो 676 इंटू 340 प्लस, अब 7.2 को कन्वर्ट करें अगर, 7.2 इंटू 5/18 2 आ रहा है, तो 340 प्लस 2 अपॉन 340 माइनस 2, ये वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंस चाहिए सीधे सीधे, तो 342 अपॉन 340 माइनस 1 इंटू 676, तो ये वैल्यू 3.974 के आसपास आती है। 56 में आंसर 4। बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ईच ड्राइवर 4 आ रही है, इसमें 8 दिया हुआ है 56 में। फिर से चेक करते हैं, 7.2 इंटू 5/18, तो ये तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर भी +2 रहेगा और नीचे -2 रहेगा, तो जो बोथ हॉर्न्स हर्ड बाई ईच ड्राइवर विल बी, भाई ड्राइवर को उसको अपनी कार का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा और दूसरे सामने से जो आ रहा है उसका सुनाई देगा। अच्छा 338 है वो, मैंने गड़बड़ कर दिया, -1 इंटू 676, ठीक है ठीक है, इक्वेशन सही लिखी है, कैलकुलेशन गलत है, 8 ही आ रहा है, ठीक है ना। 57 a signal of 0.1 kilowatt is transmitted in a cable. Attenuation का मतलब होता है लॉस इन द केबल इज -5 dB पर किलोमीटर एंड द केबल लेंथ इज 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब है -5 इंटू 20, तो 100 dB का लॉस हो जाएगा। तो पावर रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो देखो 100 dB का जो लॉस है
लॉस की वैल्यू है, लॉस इज 100 dB। तो इसको अगर हम 10 log I1 अपॉन I2 से कंपेयर करें तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 अपॉन I2 हो जाएगा 10 to the power 10, 10 to the power 10, and this is equal to P नॉट अपॉन P फाइनल। तो फाइनल पावर जो होगी वो 10 पावर माइनस 11 हो जा रही है, 57.1 किलो वाट है ना। तो 10 पावर माइनस 1 किलो वाट, तो वाट में लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 8 वाट हो गया। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा। 58। A student is performing the experiment of resonance column. The diameter of the column tube is 6 centimeter. Frequency of tuning for दिया हुआ है. Speed of sound is given. The zero of meter scale coincide when the resonance top interfill है. The reading of water level when the first resonance occurs. तो सीधे सीधे L1 plus E is equal to lambda by 4, यानी this is 1 by 4 of speed upon frequency। और E की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.6R या 0.3 इंटू डायमीटर। कितना आएगा देखो, तो 336 डिवाइडेड बाई 504 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर में कर लो और माइनस कर दो 1.8, तो ये 14.86 के आसपास आता है, बी ऑप्शन। The percentage increase in speed when the tension is 4%। तो टेंशन 4% तो स्पीड 2%। v इक्वल टू अंडर रूट टी है ना, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन t, यानी कि 2%। 60 the mass per unit length of a uniform wire is given, a transverse wave in the form given, ठीक है, then the expected value of tension in the wire। तो देखो स्पीड निकालो पहले, स्पीड हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। ओमेगा है 30, के की वैल्यू है 1, तो स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो टी की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू दिया है 0.135 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो 0.135 ऊपर 10 पावर माइनस 3 और नीचे 10 पावर माइनस 2। तो देख लो कितना बनेगा ये, 30 स्क्वायर इंटू 0.135 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो ये 12.15 यार है 1.215 10 टू द पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं ना 121 पॉइंट नहीं 1215 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है ना, तो 1215 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में, a tuning fork A of unknown frequency produces 5 beats per second with a fork of known frequency 340 when A is filed। तो देखो एक का फ्रीक्वेंसी 340 है, तो ए का जो फ्रीक्वेंसी है न्यूए की वैल्यू या तो 335 होगी, न्यूए की वैल्यू या तो 345 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम ए को फाइल कर रहे हैं, तो ए को फाइल करने का मतलब है कि ये वैल्यू इंक्रीज होगी और ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, यानी ये होना चाहिए 335 हो गया 61 सी ऑप्शन। ठीक है ना, फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 340 के साथ डिफरेंस कम हो रहा है, तो 335 ही होगा। 62 में,
A closed organ pipe of length L and open organ pipe contains gases of densities rho 1 and rho 2. The compressibility of the gases are equal in the both pipes, but the pipes are vibrating in their first overtone with the same frequency. Then the length of the pipe of open pipe is this. देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों का फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो एल लेंथ का है उसका फर्स्ट ओवरटोन होगा 3/4L और अंडर रूट ऑफ बी बाई रो, और बी कंप्रेसिबिलिटी के को रिप्रेजेंट करेगा 1/k, तो बी बाई रो इज इक्वल टू ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन होगा 2/2L1 इंटू अंडर रूट ऑफ बी बाई रो 2। तो यहाँ से L1 निकालना है, तो B तो कैंसिल हो गया, तो L1 हो जाएगा 3/4, नहीं उल्टा कर दो, 4L/3 और अंडर रूट ऑफ रो 1/रो 2। तो x का वैल्यू 62 का 4 आ रहा है। ठीक है, 63 में a sound wave of frequency 245 Hz travels with a speed 300 meter per second along the positive x-axis. Each point of the wave moves to and fro through a distance of 6 centimeter, यानी amplitude हो गया 3 centimeter. What will be the mathematical expression? तो देखो फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा निकालो, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू का मतलब हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 245, तो ये आ रहा है 1.53 10⁻3। तो बी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। 64 में a galaxy is moving away from the earth at a speed 286 km per second. The shift in the wavelength of red line at 630 nanometer is this much meter. Then the value of x is. तो देखो फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है डेल्टा न्यू बाई न्यू, ये v/c के इक्वल होगा। ये डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है, एग्जैक्टली आप याद रख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा निकालना है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी v दिया हुआ है 286 किलोमीटर पर सेकेंड, लैम्डा दिया हुआ है 630 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड में, तो कितना आएगा 286 इंटू 630 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 3 10⁵, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है, 6 इंटू 10⁻⁻10, तो 6 आंसर हो जा रहा है। ठीक है, 65 देखो 65 तो पैकेज का ही क्वेश्चन है और IIT एडवांस में काफ़ी टाइम पहले आया हुआ है। t इक्वल टू 0 पे है 1/1 प्लस एक्स, और t इक्वल टू 1 पे है 1/x माइनस 2। ठीक है ना, तो x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना x प्लस माइनस VT से, तो यहाँ पे एक्चुअली रिप्लेसमेंट हो रहा है x माइनस VT, तो माइनस VT का मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और VT का वैल्यू 2 हो गया, तो V का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x को रिप्लेस करेंगे x माइनस VT से। अब इसमें क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, प्रिंट मिस प्रिंट है, ये वैल्यू जो है ये 1 + x² होना चाहिए, ठीक है ना, होल स्क्वायर नहीं। करेक्शन है वो कर लो। 66 में the frequency of car horn encountered a change from 400 to 500 when the car approaches a vertical wall। अब ये तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन, तो एक्सप्रेशन भी याद हो गया, 500 इज इक्वल टू 400 इंटू 330 प्लस v अपॉन 330 माइनस v। तो यहाँ से देखो आएगा ये 5/4, तो 5 और 4 हो गया 9v इज इक्वल टू 330, तो v का वैल्यू 330 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, तो इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 132 आ रहा है किलोमीटर पर आवर में। यही तरीका है क्वेश्चन जल्दी करने का, बार बार करोगे तो पता चल जाएगा क्या शॉर्टकट है।
67 में two traveling waves produces a standing wave represented by this equation. The node closest to the origin in the region x equal to 0 will be at x equal to. तो नोड का मतलब होता है जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो, और एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब है जो कॉस का फंक्शन दिया हुआ है ना, कॉस ऑफ 1.57 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी π/2, करो π/2 अपॉन 1.57, तो ये 1 मीटर आ जा रही, हो गया। एम्पलीट्यूड वाला टर्म पहला वाला है ना, ये जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, इसी को 0 कर दिया नोड के लिए। 68 में a source and a detector move away from each other in absence of wind with a speed 20 meter per second with respect to ground. If the detector detects a frequency 1800 of the sound coming from the source, then the original frequency of source considering the speed of sound exactly same। फिर से क्वेश्चन है, दोनों अवे जा रहे हैं सेम स्पीड से, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब वो डिटेक्ट कर रहा है 1800, तो देखो 1800 इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू, देखना 340 माइनस वी करेंगे अपॉन 340 प्लस वी, ठीक है, वी भी दिया ही हुआ है ना, V20 है, तो यहाँ से F0 निकालना है। तो F0 की वैल्यू हो जाएगी 1800 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 320, तो ये 2025 आ रहा है, ठीक है, यही आंसर है। 69 में टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड देयर इक्वेशंस आर y1 गिवन है और y2 गिवन है। x0 उसने कुछ बोल दिया है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है x0, y1 दिया हुआ है kx माइनस वी और ये y2 दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, a1 दिया है a2 दिया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, तो देखो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालो, मेन तो ये है, और फेज डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो kx0 का फेज डिफरेंस है, kx0 कितना होगा, k का वैल्यू है 6.28 पर सेंटीमीटर और x0 का वैल्यू है 3.5। 6.28 को एक काम करो 2 पाई लिख दो और 3.5 को 7/2 लिख दो, तो ये 7 पाई आ रहा है। तो 7 पाई का मतलब अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो 12 माइनस 5 7 आंसर हो जाएगा। 7 पाई का मतलब होगा पाई, और पाई मतलब अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में दोनों फेजर ऐड होंगे तो रिजल्टेंट 7 बचेगा। 12 माइनस 5 7। 70 में a tuning fork is vibrating at 250 hertz. Length of the shortest closed organ pipe that will resonate with the tuning fork will be। तो देखो शॉर्टेस्ट मतलब इसको फंडामेंटल ले लो, तो 250 इज इक्वल टू 340 अपॉन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो 4L, तो यहाँ से L की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 250 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये 34 सेंटीमीटर में लिखें तो 34 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। 71 a wire having a linear density 9 into 10 power minus 4 kg per meter is stressed between the two rigid support, tension given है, wire resonates with a frequency given है, the next higher frequency at which the same wire resonates is 550 given है। तो देखो LCM of 500 and 550 ये बनेगा 50 हर्ट्ज, तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो टी अपॉन म्यू, म्यू का मतलब हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो यहाँ से आप एल निकाल दो, ठीक है ना, तो यह एल का वैल्यू देख लेना 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल, थैंक यू।